अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए इंस्पेक्टर अहमद यार खां की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। हिंदुओं के उस इलाके में जुराइम बहुत ही कम होते थे। आजकल की तरह हर रोज़ चोरियों की भरमार नहीं थी। कभी कभार नकब लगती या डाका पड़ा करता था। देहाती इलाके में रहसनी और कत्ल की वारदातें होती थीं। मैं एक कस्बे के थाने का इंचार्ज था। ये हिंदुओं का कस्बा था। चंद एक घराने सिखों के और इनसे भी कम मुसलमानों के थे। मुसलमानों की यहाँ कोई हैसियत नहीं थी। जुराइम के लिहाज से ये कस्बा पाक साफ था। इस कस्बे में जब कत्ल की एक वारदात हो गई तो यूँ पता चलता था जैसे खौफ व हिरास से सारा कस्बा मर गया हो। कत्ल होने वाला मामूली आदमी नहीं था, वो दौलतमंद हिंदू ताजिर था। सियासत में भी उसका अमल दखल था और सरकारी हलकों में भी वो जाना पहचाना जाता था। कस्बे के हिंदुओं का वो सरगर्म लीडर था। वो कोई बूढ़ा आदमी नहीं था। उसकी उम्र 30 साल से एक आध साल ऊपर होगी। वो रवायती हिंदुओं की तरह धोती नहीं बांधता था। उसका पेट बड़ा हुआ नहीं था और हिंदू बनियों की तरह उसका जिस्म मोटा भद्दा नहीं था। वो खूबरू जवान था, कद बहुत अच्छा था, मुसलमानों जैसा लिबास पहनता था। मैंने उसे अक्सर देखा था। अगर मैं उसे न जानता तो उसे मुसलमान समझता। वो ज़हनी और नज़रियाती लिहाज से कट्टर हिंदू था और मुसलमानों के खिलाफ उसका दिल तासुब से भरा हुआ था। अलबत्ता लिबास और आदात के लिहाज से वो तरक्की पसंद हिंदू था। वो 3rd ईयर तक पढ़ा था। बीए इसलिए न कर सका कि उसका बाप मर गया तो कारोबार संभालने वाला कोई न रहा। ये दूर दूर तक फैला हुआ आड़त का कारोबार था। मकतूल तालीम तक करके आ गया और उसने तिजारत संभाल ली। इसके बाद उसने शादी की। उसके 2 बच्चे थे। रात गालिबन 10-11 बजे के दरमियान का वक्त था। 2 सरकर्दा हिंदू थाने में ये इतला लेके आए कि एक अंधेरी गली में सेठ राजेश मरा पड़ा है। इन हिंदुओं के साथ गरीब सा एक आदमी था जिसने लाश देखी और इन हिंदुओं को इतला दी थी। मैं ये दुआएं करता लाश तक पहुंचा कि ये कत्ल ना हो, राजेश हरकतें कल्ब बंद होने से मर गया हो। हिंदुओं की आपस में कारोबारी रकाबत हुआ करती थी। कत्ल तक कभी नौबत नहीं आई थी। अलबत्ता ये खतरा नजर आ रहा था कि उसने किसी सिख या मुसलमान से दुश्मनी मोल ले ली होगी। मुसलमान और सिख इंतहाई कार्रवाई करने वाली कौमें हैं। लाश के इर्द गिर्द तमाशाइयों का हिजूम था कि एक ने लालटेनें उठा रखी थीं। मकतूल के लवाहिकीन भी आ गए थे। लाश की आंखें इस तरह खुली थीं जैसे ढेले बाहर आ जाएंगे। जबान बाहर आकर दांतों के दरमियान आई हुई थी। इसी से मैंने राय कायम कर ली कि गला घोंट कर मारा गया है। मैंने एक लालटेन पकड़ ली, लाश की गर्दन देखी। गर्दन के गिर्द जमे हुए खून का निशान बड़ा ही साफ था। इसे गले में फंदा डालकर मारा गया था। देखना ये था कि इसे यहीं मारा गया है या कहीं और फांसी देकर यहाँ फेंका गया है। हिजूम में से मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, छी छी छी, लाश को मुसलमान हाथ लगा रहा है। मैं अपने आप को काबू में रखने का आदी था, लेकिन इस आवाज़ ने मुझे बावला कर दिया। मैं पाँव पर बैठा लाश को देख रहा था। मैं उठा और गुस्से से कहा, हम इस लाश को अभी चीरेंगे, फाड़ेंगे, इसे भंगी उठाकर मुर्दा खाने से बाहर फेंकेंगे। तुम्हें इसकी पाकीज़गी का इतना ख्याल है तो मुझे लिख दो कि ये कत्ल नहीं हुआ, मैं चला जाता हूँ। मैंने गर्ज कर कहा, किसने कहा था लाश को मुसलमान हाथ लगा रहा है? आगे आओ। हिजूम पीछे हटने लगा। हिंदू सामने आने का कायल नहीं। सरकर्दा हिंदू जो थाने आए थे मेरा गुस्सा ठंडा करने लगे। मैंने इन्हें लाश थाने उठाकर चलने के लिए कहा। मैंने थाने में लाश का नजरी मुआयना किया। गर्दन के गिर्द फंदे का निशान साफ था। मकतूल ने गर्म कपड़े की कमीज और इसी कपड़े का पजामा पहन रखा था। कमीज के बटन चांदी के थे। ये स्टिचिड बटन थे। सब में से चांदी की जंजीर गुजरी हुई थी। उस दौर में इस किस्म के बटन इस्तेमाल होते थे। कॉलर से नीचे वाले बटन और उसकी जंजीर के साथ एक बाल उलझा हुआ था। ये टूटा हुआ मगर लंबा बाल था। इसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं थी कि यह औरत का बाल है। बटन से कुछ आगे और बाएं तरफ मुझे एक दाग का शक हुआ। कमीज का रंग सिलेटी था। मैंने दाग को गौर से देखा। ये सुर्ख था और ये लिपस्टिक का ही हो सकता था। बहुत मध्यम था। मैंने इतनी ज़्यादा इस दाग के करीब आंखें गाड़ी
کہ میری ناک قمیض سے جا لگی۔ مجھے گلاب کے عطر کی خوشبو آئی۔ میرا ASI عثمان نام کا ایک مسلمان تھا۔ پہلے بھی ایک کہانی میں اس کا ذکر کر چکا ہوں۔ بہت دلیر اور ذہین جوان تھا۔ اگر زندہ رہتا تو انسپکٹر جنرل کے عہدے تک پہنچتا، لیکن ڈاکوؤں کے ساتھ ایک جھڑپ میں وہ مجھے بچاتے ہوئے مارا گیا تھا۔ اس کی کہانی سنا چکا ہوں۔ وہ یاد آتا ہے تو آج بھی میرے آنسو نکل آتے ہیں۔ وہ زندہ دل بلکہ عیاش طبیعت کا مالک تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ بھی سونگھے۔ اس نے سونگھا تو نشے کی سی کیفیت میں آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے پوچھا، یہ گلاب کے عطر کی خوشبو نہیں؟ نہیں، اس نے مقبول لہجے میں کہا، یہ کسی حسینہ دلربا کی بو ہے ملک صاحب۔ میں نے اس کے سر پر تھپڑ مار کر اسے بیدار کیا تو اس نے ہنس کر کہا، جی یہ گلاب کا عطر ہے، اور یہ لپسٹک کا ہلکا سا داغ ہے، اور یہ اسی کا بال ہے جو گلاب کا عطر اور لپسٹک لگاتی ہے۔ ملک صاحب، اس نے حسب عادت زندہ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، یہ تفتیش مجھے دے دیں۔ رومان پرستی عثمان کی کمزوری تھی۔ وہ جلد ہی سنجیدہ موڈ میں آ گیا۔ میں نے مقتول کی قمیض آگے سے پھاڑ کر اتار لی اور باقاعدہ کاغذی کارروائی کر کے اسے اپنے قبضے میں لے لیا۔ میں نے آپ کو متعدد کہانیوں میں بتایا ہے کہ عام آدمی کو نظر نہ آنے والی چیزیں پولیس کے لیے بڑی قیمتی ہوتی ہیں۔ لپسٹک کا داغ اتنا مدھم تھا کہ میرے سوا اور کوئی نہ دیکھ سکتا تھا۔ میں نے قمیض کو ہر جگہ سے سونگھا۔ عطر کی خوشبو صرف وہاں تھی جہاں کسی عورت کا بال اور سرخ داغ تھا۔ یہ بال اور لپسٹک مقتول کی اپنی بیوی کی بھی ہو سکتی تھی۔ لاش کو اچھی طرح دیکھا، کہیں کوئی چوٹ یا زخم نہیں تھا۔ پھر میں نے اپنے ایک تجربے کی بنا پر لاش کی انگلیاں اور ناخن دیکھے۔ ناخن پڑے ہوئے تھے۔ درمیانی انگلی اور اس کے اور انگوٹھے کے درمیان والی انگلی کے ناخنوں کے اندر کی طرف اور انگلیوں کے سروں پر خون جمع ہوا تھا۔ اس سے یہ سراغ ملا کہ جب اس کی گردن کے گرد پھندا ڈال کر کسا گیا تو اس نے پھندا ڈالنے والے کے ہاتھ یا بازو پر آزاد ہونے کے لیے ناخن مارے اور اس کی کھال چھیل دی۔ مجھے ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ پھندا کیسا تھا، یہ رسی تھی یا چھوٹا سا رسا تھا۔ بہرحال یہ یقین تھا کہ ہاتھوں سے گلا نہیں گھونٹا گیا۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی۔ سرکاری ہسپتال قریب ہی تھا۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ عثمان کو ساتھ بھیجا تاکہ وہ ڈاکٹر کو جگا کر فوراً پوسٹ مارٹم کرائے۔ میں نے ابتدائی بیان لینے شروع کیے۔ جس آدمی نے لاش دیکھی تھی اس سے بہت کچھ پوچھا۔ اس نے بتایا کہ جب اس نے لاش دیکھی تو اس نے پاس بیٹھ کر لاش کے منہ پر اور ہاتھوں پر ہاتھ رکھا۔ جسم گرم تھا، اس لیے وہ سمجھا کہ وہ زندہ ہے۔ اس نے ماچس جلائی تو لاش کا چہرہ دیکھ کر ڈر گیا۔ اس نے مقتول کو پہچان لیا اور قریبی گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک آدمی باہر آیا۔ اس نے لاش دیکھ کر شور مچا دیا۔ کئی لوگ نکل آئے۔ مقتول کے گھر اطلاع دی گئی۔ وہ چونکہ دولت مند تاجر اور لیڈر تھا، اس لیے ہر طرف شور سا بپا ہو گیا اور یہ سرکردہ ہندو آ گئے جو تھانے میں آئے تھے۔ وہ اب بھی تھانے کے برآمدے میں بیٹھے تھے۔ مقتول کے لواحقین بھی موجود تھے۔ لاش گرم ہونے سے میں نے یہ رائے قائم کی کہ اسے 1 گھنٹہ پہلے قتل کیا گیا ہے۔ وہ ایک قصبہ تھا جہاں شام کے فوراً بعد دکانیں بند ہو جاتی تھیں اور لوگ جلدی سو جاتے تھے۔ موسم سردیوں کا تھا۔ لوگ گھروں میں دبکے ہوئے تھے۔ گلی اندھیری تھی۔ وہاں 9 بجے یا اس سے ذرا دیر بعد قتل ہو جانا کوئی عجوبہ نہیں تھا۔ جس آدمی نے لاش دیکھی تھی اسے میں نے اس قابل نہ سمجھا کہ اس پر شک کیا جائے۔ اسے باہر بھیج کر دونوں ہندوؤں کو اندر بلایا۔ انہوں نے بتایا کہ مقتول شام کے بعد ان کے ساتھ تھا۔ مندر میں ایک میٹنگ تھی۔ یہ میٹنگ کوئی 1 گھنٹہ رہی، پھر سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ انہیں یقین ہے کہ مقتول میٹنگ کے بعد اپنے گھر چلا گیا تھا؟ ان میں سے ایک نے ذرا سوچ کر کہا، وہ ہم سے الگ ہوا تو اس کا رخ اپنے گھر کی طرف نہیں تھا۔ آپ مجھے کوئی اشارہ دے سکتے ہیں کہ اور کس کے ساتھ اس کی دوستی تھی؟ میں نے پوچھا۔ وہ تو ہر کسی کا دوست تھا، ایک ہندو نے جواب دیا۔ اس نے دوسرے ہندو کی طرف دیکھا، دوسرے نے اس کی طرف دیکھا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ اس تھانے دار کے سامنے بیٹھے ہیں جو آنکھوں سے دل کی بات جان لیا کرتا ہے۔ میں نے انہیں کہا، آپ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش نہ کریں۔ مجھے ذرا سا بھی شک ہوا کہ آپ کچھ چھپا رہے ہیں تو آپ گھروں کو نہیں جا سکیں گے۔ ہندو بڑی عیار اور مکار قوم ہے۔ وہ فوراً میرے آگے بچھنے لگے۔ ان کی حرکتیں خوش آمدید درباریوں کی طرح تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ چھپانے کی تو کوئی بات ہی نہیں۔ ایک سکھ کا نام لے کر انہوں نے بتایا کہ وہ اس کے گھر جایا کرتا تھا، شاید ادھر ہی گیا ہوگا۔
ان سے پوچھا کہ کسی کے ساتھ اس کی اتنی دشمنی تھی کہ قتل تک نوبت پہنچتی۔ مجھے جواب ملا کہ وہ ہر دل عزیز تھا، دشمنی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان سے کچھ اور معلومات لیں اور رخصت کر دیا۔ مقتول کے لواحقین بھی آئے بیٹھے تھے، ان میں اس کا سسر بھی تھا اور اس کا ایک چھوٹا بھائی بھی جس کی عمر 20 سال سے زیادہ تھی۔ میں نے سسر کو اندر بلایا۔ بوڑھے کی حالت بہت بری ہو رہی تھی، اس کی بیٹی بیوہ ہو گئی تھی۔ اس سے پوچھا کہ مقتول کی کسی کے ساتھ دشمنی تھی۔ اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ وہ روتا زیادہ اور باتیں کم کرتا تھا۔ میں نے اس سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس کی بیٹی جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی ہے، وہ تو اس کی زندگی میں بھی بیوہ ہی تھی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، اس کا دل کہیں اور تھا، میری بیٹی تو بس اس کے بچوں کی ماں تھی۔ میں چونکا اور اس سے پوچھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے اسی سکھ کا نام لیا جس کا ذکر دونوں ہندو کر گئے تھے۔ اس نے بتایا کہ اس سکھ کی ایک جوان بیٹی شادی شدہ ہے لیکن گھر بیٹھی ہوئی ہے، خامد کے ساتھ اس کی بن نہیں سکی۔ مقتول اس سکھ کے گھر زیادہ جایا کرتا تھا۔ میں نے سسر سے پوچھا کہ اسے کس طرح یقین ہے کہ مقتول سکھ کی اس بیٹی میں دلچسپی لیتا تھا، وہاں جانے کی کوئی اور وجہ بھی تو ہو سکتی ہے۔ سسر کوئی ثبوت پیش نہ کر سکا سوائے اس کے کہ مقتول اپنی بیوی سے کھچا کھچا رہتا تھا۔ جس سکھ کا اس نے اور دونوں ہندوؤں نے نام لیا تھا وہ کوئی معمولی سا آدمی نہیں تھا، وہ بھی مقتول کی طرح بہت بڑا تاجر تھا، قلعے کی طرح اس کی حویلی تھی۔ وہ بھی صرف تاجر نہیں بلکہ لیڈر قسم کا آدمی تھا، سرکاری اور سیاسی حلقوں میں اس نے نام پیدا کر رکھا تھا۔ مقتول کا سسر مجھے کوئی اور بات نہ بتا سکا۔ اس کی بیٹی جب اس کے پاس یعنی کہ اپنے میکے جاتی تھی تو اپنے خامد کی بے رخی کی شکایت کیا کرتی تھی۔ سسر کو رخصت کر کے مقتول کے چھوٹے بھائی کو بلایا۔ اس نے بھی کہا کہ مقتول کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں تھی۔ سکھ کی دوستی کے متعلق اس نے بتایا کہ سکھ کا ایک جوان اور شادی شدہ بیٹا ہے، مقتول کی زیادہ دوستی اسی کے ساتھ تھی۔ تمہارے بھائی اور بھابھی میں کبھی لڑائی جھگڑا ہوا تھا؟ میں نے پوچھا۔ تمہارے بھائی کا اس کے ساتھ کیسا سلوک رہتا تھا؟ میری بھابھی لڑنے جھگڑنے والی عورت نہیں، اس نے جواب دیا۔ میرا بھائی اس کے ساتھ زیادہ بولتا چالتا نہیں تھا۔ رات دیر سے گھر آتا تھا، اکثر دیر سے آتا تھا، اس سکھ کے گھر چلا جاتا ہوگا۔ میں نے کہا، تمہیں بھی کچھ شک ہوا ہوگا؟ وہ گھبرا رہا تھا، خاموش رہا۔ میں نے اسے بڑے نرم لہجے میں کہا، تمہارا بھائی قتل ہو گیا ہے، مجھے قاتل کو پکڑ کر سزائے موت دلانی ہے، کیا تم پسند نہیں کرو گے کہ تمہارے بھائی کے قاتل کو سزا ملے؟ مجھ سے کچھ نہ چھپاؤ، میری مدد کرو۔ تم سکھ کی اس بیٹی کے متعلق کیا جانتے ہو جو اپنے خاوند کے پاس نہیں رہتی؟ وہ بہت خوبصورت ہے، اس نے جواب دیا۔ تمہاری بھابھی سے زیادہ خوبصورت ہے؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ میری بھابھی بدصورت تو نہیں، فرق یہ ہے کہ میری بھابھی سادہ طبیعت کی ہے اور بولتی کم ہے۔ سکھ کی بیٹی بہت شوخ اور ہنسمکھ ہے۔ اس لڑکے کو میں نے اپنے ساتھ بے تکلف کر لیا۔ اس وقت اسے ہمدردی کی ضرورت تھی جو میں نے دی۔ اس کی جھجک دور ہو گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کی بھابھی بنی ٹھنی نہیں رہتی کہ اس کا بھائی خوش رہتا؟ اس نے وہی جواب دیا کہ اس میں سادگی زیادہ ہے، اس نے میک اپ کبھی نہیں کیا۔ سکھ کی بیٹی کے متعلق اس نے بتایا کہ وہ تو ہر وقت میک اپ کیے رکھتی ہے۔ اس رات تفتیش یہیں پر ختم کر دی، رات تھوڑی سی رہ گئی تھی۔ میرا شک سکھ پر پختہ ہونے لگا۔ یہ تو پہلے ہی میرے ذہن میں آ گئی تھی کہ اگر وہ قتل ہوا ہے تو کسی سکھ یا مسلمان سے دشمنی مول لے بیٹھا ہوگا۔ میں آپ کو یہ بتانا بھول گیا ہوں کہ یہ کسی رہزن یا پیشہ ور چور کا بھی کام نہیں تھا، کیونکہ اس کی کلائی میں گھڑی، انگلی میں قیمتی انگوٹھی اور جیب میں خاصی رقم موجود تھی۔ میرے پاس ایک ہی سراغ تھا کہ قاتل کے ہاتھ، بازو یا چہرے پر خراش کا گہرا نشان ہوگا۔ مقتول کے ناخنوں نے اس کا خون نکال لیا تھا۔ یہ بھی یقین ہو چکا تھا کہ قتل کا باعث عورت ہے۔ صبح پوسٹ مارٹم رپورٹ ملی۔ مقتول کو باریک رسی سے پھندا ڈال کر مارا گیا تھا۔ جسم پر کوئی اور زخم یا چوٹ نہیں تھی۔ پیٹ میں جو کھانا گیا تھا، اس سے ڈاکٹر نے لکھا کہ وہ کھانے کے تھوڑی ہی دیر بعد مرا ہے۔ مرنے کا جو اندازاً وقت لکھا گیا وہ اس وقت سے 1.5 گھنٹے پہلے کا تھا جب لاش تک میں پہنچا تھا۔ اس وقت تک لاش سرد ہو چکی تھی۔ میرا مخبری کا نظام بہت اچھا تھا، اس میں 2 عورتیں بھی تھیں۔ عثمان نے ان سب کو ہدایات دے کر سرگرم کر دیا تھا۔ یہ لوگ زمین کی تہہ سے بھی خبریں نکال لاتے تھے۔ میں مقتول کے گھر چلا گیا۔ یہ اونچے درجے کا خاندان تھا۔ میں نے کسی عورت کو تھانے بلانا مناسب نہ سمجھا۔
मकतूल की बीवी को अलहदगी में बिठा लिया। जवान औरत थी, खूबसूरत भी थी। इस पर मुझे ये अफसोस हुआ कि इसे सारी उम्र बेवा रहना था। हिंदू, बेवा, दूसरी शादी नहीं कर सकती। मकतूल की लाश अभी घर में ही पड़ी थी। मैंने मकतूल की बेवा से इजहार हमदर्दी किया और पूछगछ शुरू कर दी। वो कोई तफसीली और वाज़ेह जवाब नहीं देती थी, सर हिला देती थी या धीमी आवाज़ में हाँ या ना कह देती थी। ये इसकी आदत भी थी और बेवगी के गम का असर भी। मैंने उससे बहुत कुछ पूछा। अहम सवाल ये थे कि मकतूल का उसके साथ रवैया और सलूक कैसा था। उसने कई बार पूछने के बाद कहा कि वो मर गया है, मैं कुछ नहीं कहूँगी। मैंने उससे ये मतलब लिया कि रवैया और सलूक अच्छा नहीं था। मैंने वो बाल बड़ी ही गौर से देखा था जो लाश के बटन और बटनों की जंजीर में फंसा हुआ था। मैंने बेवा के बालों को गौर से देखा और अपने तजुर्बे की बिना पर यह राय कायम की कि वो बाल इस औरत का नहीं, इसके बाल बिल्कुल स्याह थे और वो बाल स्याही माइल भूरा था। इस बाल वाली औरत का रंग गोरा होना चाहिए था, बेवा का रंग गंदमी था। मुझे ये भी देखना था कि बेवा गुलाब का इत्र लगाती है और क्या गुज़िश्ता रात उसने इत्र लगाया था। मैं उसे करीब होकर सूंघ तो नहीं सकता था। बातों बातों में मुझे एक बहाना मिल गया। वो रोए जा रही थी। मैंने हमदर्दी से उसके सर पर हाथ फेरा और हाथ सूंघा। सिर्फ तेल की बू थी और ये कोई अच्छी किस्म का तेल नहीं था। ज़रा देर बाद मैं उसके करीब हो गया और हमदर्दी के बेताबाना इजहार के लिए उसे अपने साथ लगा लिया। वो झेंप कर परे हट गई। मेरी नाक अपना काम कर चुकी थी। मुझे उसके कपड़ों से किसी किस्म के इत्र की खुशबू न आई। उसके होंठों को देखा, लिपस्टिक का नामो निशान नहीं था। ये तो मकतूल का भाई मुझे बता ही चुका था कि इस औरत ने कभी मेकअप किया ही नहीं। इस मुशाहिदे से मुझे यकीन हो गया कि लाश के साथ बाल इस औरत का नहीं, किसी दूसरी औरत का है। मैंने इससे पूछा कि उसे ऐसा शक है कि उसके खामिद की दिलचस्पी किसी और औरत में थी। उसने कोई जवाब न दिया। वो दरअसल रवायती औरत थी जो खामिद के खिलाफ हजार शिकायतों के बावजूद ज़बान नहीं खोलती। हिंदुओं की बीवियों में ये वफादारी ज़्यादा हुआ करती थी। मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि अगर इसे अपने खामिद के खिलाफ कोई शिकायत न होती तो वो ज़ोर देकर कहती कि उसे खामिद के खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी। उसकी खामोशी और जवाब देने और न देने का अंदाज़ बता रहा था कि वो खामिद से खुश नहीं थी। ये मुझे उसका बाप पहले ही बता चुका था कि उसकी बेटी के साथ मकतूल का रवैया ठीक नहीं था। तुम्हारा खामिद शाम को खाना खाकर गया था? नहीं, उसने जवाब दिया। जाते वक्त कह गया था कि खाना वापस आकर खाऊंगा? नहीं। वो गोश्त खाता था? उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा, जैसे मैंने उसकी तौहीन करती हो या कोई अनहोनी बात कहती हो। हिंदू गोश्त नहीं खाते। आजकल शायद जदीद हिंदुओं ने गोश्त खाना शुरू कर दिया हो। ब्राह्मण तो गोश्त की बू से भी भागते हैं। मकतूल ब्राह्मण था जो हिंदुओं की सबसे ऊंची ज़ात है। इसकी बेवा को मालूम नहीं था कि पोस्टमार्टम में इसके खामिद के मैदे में जो ग़िज़ा देखी गई थी इसमें गोश्त भी था। तुम्हें मालूम था कि तुम्हारा खामिद शराब पीता है? उसका रद्द-ए-अमल पहले से ज़्यादा शदीद था। ब्राह्मण शराब नहीं पीते, बेवा ने कहा। आपको मालूम होना चाहिए कि हम ब्राह्मण हैं। गोश्त और शराब सिखों, मुसलमानों और ईसाइयों की ग़िज़ा है। मुझसे ऐसे नापाक सवाल ना करें। डॉक्टर ने लिखा था कि मकतूल ने शराब भी पी थी, गोश्त और शराब से। मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि मकतूल ऐशो-इशरत का दिलदादा था और इससे मैंने ये नतीजा भी अख़ज़ किया कि उसने सिख ताजिर के घर खाना खाया और शराब पी थी। बेवा चूँकि भड़क उठी थी, इसलिए मैंने इसके गुस्से से फ़ायदा उठाने की कोशिश की। मैंने कहा, सिख बड़ी ही पापी कौम है। उन्होंने तुम्हारे खामिद जैसे पक्के ब्राह्मण को भी गोश्त और शराब से नापाक कर दिया है। आपको कैसे पता चला है कि उसने गोश्त खाया और शराब पी थी? उसने पूछा। मैंने उसे बता दिया कि मुझे कैसे पता चला है और कहा कि तुम्हारे खामिद को सिख की बेटी ने ख़राब किया और सिख के बेटे ने उसे कत्ल किया है। क्या तुम ये पसंद नहीं करोगी कि जिसने तुम्हारा सुहाग उजाड़ा है उसे फांसी दी जाए? सिख की बेटी को भी फांसी दी जाएगी? उसने पूछा। तुम कुछ बताओ तो, मैं उसे भी फांसी दिलवा सकता हूँ। हाँ, उसने दांत पीसकर कहा, उसे फांसी दिलवाओ। उसी ने मुझसे मेरा खामिद छीना है। तुम्हें किस तरह यकीन है? वो मेरे साथ उसकी खूबसूरती की और उसकी आदतों की तारीफ़ किया करता था। उसने जवाब दिया। मैं उसकी मिन्नतें किया करती थी कि वो मेरे हाल पर रहम करे
मगर उसने कभी रहम न किया। तुमने उस लड़की को कभी देखा है? कैसी है? वो इतनी खूबसूरत नहीं जितने नाज नखरे करती है, उसने जवाब दिया। मैंने उसे कई बार देखा है, बदमाश लड़की है। शरीफ होती तो अपने खामिद के साथ रहती। मेरा खामिद मुझे पसंद नहीं करता था, फिर भी मैं उसके साथ बंधी रही। उसका खामिद इसी शहर में रहता है, देहात में। उसने एक गांव का नाम लेकर कहा। बहुत बड़े जमींदार का बेटा है। उनके बाग बगीचे हैं और वो बहुत दौलतमंद लोग हैं। इस इंकशाफ से मुझे एक और शक हुआ। वो ये था कि इस सिख लड़की के खामिद को पता चल गया होगा कि मकतूल का मेल जोल उसकी बीवी के साथ है। कत्ल उसी ने किया या कराया होगा। मुझे इस खामिद को भी शामिल तफ्तीश करना था। मैंने थाने जाकर उस्मान को सिख लड़की के खामिद के गांव का नाम बताया और कहा कि इस खामिद को थाने ले आए और वहां के नंबरदार और चौकीदार से पता कराए कि यह आदमी कत्ल की रात गांव में था या कहीं बाहर गया हुआ था। उस्मान को मालूम था कि ये सुराग किस तरह लगाया जाता है और इसे क्या करना है। उस्मान ने बताया कि इस गांव में नंबरदार और चौकीदार के अलावा 2 मुखबिर मौजूद हैं। उस्मान वर्दी उतार कर रवाना हो गया। रात को मैं सिख ताजिर के घर चला गया। उसके साथ संभल कर बात करनी थी। एक तो ये बात ही बड़ी नाजुक थी क्योंकि ये उसकी बेटी के मुतालिक थी और दूसरे वो ऊंचे दर्जे का आदमी था। उसके पास बैठकर कुछ देर मकतूल के कत्ल पर अफसोस होता रहा। मैं भी उसकी तारीफें करता रहा। बातों को घुमा फिरा कर मैंने उससे उसकी बेटी की बात हमदर्दी के रंग में शुरू की। उसके खामिद को बुरा भला कहा। आप इतने बाइज्जत और साहिब हैसियत हैं, लड़की इन जंगलियों को क्यों दे दी थी? मैंने ये भी कहा, अगर आप कहें तो मैं इन्हें एक दिन में सीधा कर दूं। उसने कोई मजबूरी बताई और बोला, मुझे अपनी गलती का एहसास बाद में हुआ। बेटी को मैंने बड़े प्यार से पाला था। ये शहरी ज़िंदगी की आदी थी, देहाती माहौल में दिल न लगा सकी। देहात में कोई मामूली किसान हो या बड़ा ज़मींदार, तौर तरीके सबके एक जैसे होते हैं। दामाद के मुतालिक बाद में पता चला कि अच्छे चाल चलन का नहीं। लड़की घर आकर रोती थी, फिर बैठ ही गई। मैंने भी इसे वापस भेजना पसंद न किया। 1.5 साल हो गया है। ससुराल की तरफ से कोई लेने नहीं आया। 2 बार समझौते के लिए आए थे, उसने जवाब दिया, लेकिन समझौता हो न सका। वो लोग धमकियां देते थे। कैसी धमकियां? मैंने पूछा। कोई एक तो बताएं। मसलन एक बार कुछ 4 महीने गुजरे, मेरा दामाद आया था। उसने जवाब दिया। बहस मुबाहिसा होता रहा। मेरी बेटी ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। वो मेरी बेटी के कमरे में चला गया। बेटी ने मुझे बाद में बताया कि वो ये अल्फाज कह गया है कि जिस किसी को तुमने शहर में दोस्त बना रखा है, उसे मेरे हाथों से बचा नहीं सकोगी। पहले उसे कत्ल करूँगा, फिर तुम्हें इस तरह गायब करूँगा कि किसी को तुम्हारी बू भी नहीं मिलेगी। क्या आप मेरे इस शक की तायीद करेंगे कि सेठ राजेश का कातिल आपका दामाद है? मैंने पूछा। और क्या आप पसंद नहीं करेंगे कि मैं उसे सजाए मौत दिलाकर आपकी बेटी को इससे हमेशा हमेशा के लिए निजात दिला दूं? उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसके होठों पर मुस्कुराहट आई और गायब हो गई। मैंने उसकी दुखती रग पकड़ ली थी, मगर उसे गालिबन ये ख्याल आ गया कि उसकी बेटी बदनाम हो जाएगी। धीमी सी आवाज़ में बोला, लेकिन मलिक साहब, लेकिन राजेश का मेरी बेटी के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं था। वो तो मेरे पास आया करता था। मेरे बेटे के साथ भी उसकी दोस्ती बड़ी गहरी थी। मैंने आपकी बेटी पर तो कोई शक नहीं किया। मैंने कहा, मैं तो इस घर को ही बड़ा इज्जतदार और शरीफ घराना समझता हूँ। कहने से मेरा मतलब यह है कि सेठ राजेश का आपके यहाँ बहुत आना जाना था। वैसे भी वो खूबसूरत जवान था। आप किसी की ज़बान बंद तो नहीं कर सकते। आपके दुश्मन भी हैं और कारोबार में हसद करने वाले भी हैं। मुझे मालूम है कि लोग आपके घर के मुतालिक बकवास करते रहते हैं। किसी ने आपके दामाद तक सेठ राजेश के मुतालिक बेबुनियाद बातें पहुंचा दी होंगी। मुझे मालूम है कि वो आपके पास आया करता था। कत्ल की रात भी वो मंदिर की मीटिंग के बाद आपके यहाँ आया था। उसने खाना भी आप ही के साथ खाया होगा। जी हाँ, सिख ने जवाब दिया। वो कभी कभी मेरे यहाँ खाना खाया करता था। उसने मुस्कुराकर कहा, ब्राह्मण गोश्त नहीं खाते, शराब भी नहीं पीते। राजेश इन पाबंदियों से आज़ाद था। वैसे मज़हब का बड़ा पक्का था। वो गोश्त और शराब के लिए मेरे यहाँ खाना खा लिया करता था। मैंने उससे पूछा कि वो उसके घर किस वक्त आया और किस वक्त गया था। इन औकात के मुताबिक मैंने अपने कुछ अंदाजे लगाए।
میرے ذہن میں جرم کا خاکہ یوں بنتا تھا کہ قاتل اس کے تعاقب میں تھا۔ وہ جب اندھیری گلی میں پہنچا تو قاتل نے اس کے گلے میں رسی ڈال کر پھندا تنگ کر دیا۔ یہ خیال بھی میرے دماغ میں آیا کہ دیہاتی سکھ اور مسلمان اس طریقے سے قتل نہیں کیا کرتے، وہ کلہاڑی یا برچھی استعمال کیا کرتے ہیں۔ لیکن یہ کوئی اہم مسئلہ نہیں تھا، گلیاں پکی تھیں، اس لیے کھرا ملنا ناممکن تھا۔ سکھ تاجر سے رخصت ہوتے ہوئے میں نے اسے کہا کہ میں اس کے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ وہ ذرا گھبرایا۔ میں نے کہا کہ مقتول کی دوستی آپ کے بیٹے کے ساتھ زیادہ تھی، میں اس سے مقتول کے متعلق کچھ پوچھوں گا، آپ کسی قسم کی پریشانی نہ کریں، مجھے آپ کی عزت کا پورا خیال ہے۔ میں اسی وقت اس کے بیٹے کو اپنے ساتھ تھانے لے گیا۔ راستے میں اس کے ساتھ باتیں کرتا رہا، یہی باتیں میں اس کے باپ سے کہہ سنایا تھا۔ یہ جوان اور شادی شدہ آدمی تھا۔ اپنے مخصوص انداز سے میں نے اسے اپنے ساتھ بے تکلف کر لیا۔ اپنی بہن کے متعلق اس نے بتایا کہ زندہ دل لڑکی ہے، یہ اس کے باپ کی غلطی تھی کہ ذات برادری کے چکر میں آ کر دیہاتیوں کے گھر رشتہ دے دیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اس کی بہن نے دیہات کا ماحول بھی قبول نہ کیا اور خاوند کو بھی پسند نہ کیا۔ میں ذاتی طور پر جانتا تھا کہ ایک زندہ دل لڑکی کے لیے، خواہ وہ سکھ ہی ہو، ایک سکھ کو قبول کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ سر کے لمبے بالوں اور داڑھی کو پسند کرنا آسان نہیں ہوتا۔ میں نے کئی روشن خیال اور زندہ مزاج سکھ لڑکیاں سکھ خاوندوں سے بھاگی ہوئی دیکھی ہیں۔ یہ لڑکی اسی قسم کی معلوم ہوتی تھی۔ میں نے ابھی اسے دیکھا نہیں تھا، دیکھنا تھا۔ مقتول کے متعلق اس نے بتایا کہ وہ اچھی شکل و صورت کا تو تھا، لیکن وہ ہنسمکھ اور ملنسار بھی بہت تھا۔ اس بھائی نے میری باتوں کے گورکھ دھندے میں آ کر میرے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے یہاں تک بتا دیا کہ اس کی بہن مقتول کو بہت پسند کرتی تھی اور کبھی کبھی مقتول اس کی بہن کے کمرے میں بھی چلا جاتا تھا۔ گھر میں زیادہ آنے جانے کی وجہ سے اس کی بہن اور مقتول کے درمیان بے تکلفی بھی تھی۔ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ تمہارے اس دیہاتی بہنوئی کو اس بے تکلفی کا علم ہو گیا ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، اس نے جواب دیا، کسی نے اسے بتا دیا ہوگا۔ کیا آپ کو یہ شک ہے کہ میرے بہنوئی نے سیٹھ کو قتل کیا ہے؟ بڑا پکا شک ہے، میں نے کہا۔ کیا تمہارا بہنوئی اتنا دلیر ہے کہ قتل کر سکے؟ وہ وحشی آدمی ہے، اس نے جواب دیا، وہ قتل کر سکتا ہے۔ مجھے اس بھائی پر بھی شک تھا، اسے مقتول کی اپنی بہن کے ساتھ اتنی زیادہ بے تکلفی پسند نہیں ہونی چاہیے تھی۔ میں اسی شک کی بنا پر اس سے باتیں کرنے لگا۔ اس وقت ہم تھانے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ عثمان واپس نہیں آیا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے برآمدے میں کھڑے ہو کر مجھے اشارے سے باہر بلایا اور پوچھا کہ یہ کون ہے؟ میں نے بتایا کہ سکھ تاجر کا بیٹا ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے کہا کہ ادھر آ کر پہلے ایک رپورٹ سن لیں۔ کانسٹیبلوں کے کمرے کے پچھواڑے میری ایک مخبر عورت کھڑی تھی۔ وہ اندھیرے میں دوسری طرف سے آئی تھی اور اسی طرف سے اسے جانا تھا۔ مخبروں کو چھپا کے رکھا جاتا تھا۔ اس عورت نے بتایا کہ سکھ کی بیٹی خاوند سے ناراض ہو کر گھر بیٹھی ہے۔ یہ وہی رپورٹ تھی جو میں سن چکا تھا۔ نئی بات یہ پتہ چلی کہ لڑکی شوباز ہے، بال گوند کر نہیں بلکہ کھلے یا ڈھیلے ڈھالے رکھتی ہے۔ اس دور میں کھلے بال سخت ناپسند کیے جاتے تھے، ایسی عورت کو شریف نہیں سمجھا جاتا تھا۔ مخبر عورت نے یہ بھی بتایا کہ اس لڑکی کا بھائی جو تھانے میں بیٹھا تھا، اپنی بہن کی عادتوں اور خاوند سے ناراضگی کو پسند نہیں کرتا تھا۔ 2-3 بار بھائی نے بہن کو مارا پیٹا بھی تھا۔ مقتول کو یہ لڑکی بہت چاہتی تھی اور وہ اسی کی خاطر اس کے گھر آیا کرتا تھا۔ اس گھر کے کمروں کی شکل و صورت ایسی تھی کہ کوئی کسی کمرے میں چلا جائے تو کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ یہ تو میں بھی دیکھ آیا تھا، قلعے جیسی حویلی تھی۔ میں نے اندرونی شکل و صورت اچھی طرح دیکھی تھی۔ اگر میں سکھ تاجر کے کمرے سے نکل کر کسی اور کمرے میں چلا جاتا تو کوئی بھی نہ دیکھ سکتا۔ مخبر عورت نے بتایا کہ مقتول جس روز اس گھر میں جاتا تھا اس روز لڑکی کے چاؤں چونچلے کچھ اور ہی ہوا کرتے تھے۔ ارد گرد کے لوگوں نے ان کے تعلقات کے متعلق چیمگوئیاں شروع کر رکھی تھیں۔ میں پوری رپورٹ سن کر لڑکی کے بھائی کے پاس جا بیٹھا اور پوچھا، کیا تمہیں سیٹھ راجیش اور اپنی بہن کا میل جول پسند تھا؟ اس نے ذرا اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا، ایسی تو کوئی بات نہیں تھی۔ بات بہت بڑی تھی، میں نے کہا۔ اگر کوئی بات نہیں تھی تو بہن کو مارا پیٹا کیوں تھا؟ آپ کو کس نے بتایا ہے؟
मैं जो पूछ रहा हूँ इसका जवाब दो। मैंने कहा, मुझे तुम्हारे घर की इतनी बातों का इल्म है जो तुम्हारे माँ बाप को भी मालूम नहीं। अपनी बहन को क्यों मारा था? मेरा बदला हुआ लहजा देखकर वो डर गया, खाली खाली नज़रों से मुझे देखने लगा। मैंने अपना सवाल दोहराया तो उसने डरे हुए लहजे में कहा, मैं उसे कहता था कि अपने खाविंद के पास चली जाओ। तुम मुझे अच्छी तरह समझा चुके हो कि तुम्हें भी उसका खाविंद अच्छा नहीं लगता था। मैंने कहा, तुमने यहाँ तक कहा है कि तुम्हारे माँ बाप की गलती थी कि उन्होंने तुम्हारी बहन को जंगलियों के घर ब्याह दिया। तुम बहन को क्यों खाविंद के घर जाने को कहते थे? बदनामी का डर था। तुम्हारी बहन का चाल चलन अच्छा नहीं रहा था। उसकी जबान बंद हो गई। मैंने कहा, बहन को मारने पीटने की बजाय तुमने राजेश को घर आने से क्यों न मना कर दिया? वो बिल्कुल ही उखड़ गया। वो तालीम याफ्ता जवान था, बड़ी अच्छी बातें करता था, मगर अब जाहिलों की तरह इधर उधर की बेकार बातें करने लगा। मैंने उस पर सवालों के तीर चलाने शुरू कर दिए। वो समझ गया कि मैं उस पर कत्ल का शक कर रहा हूँ। आप मेरे बहनोई पर कत्ल का शक क्यों नहीं करते? उसने कहा, मैं इसका सबूत पेश करता हूँ। मेरा बहनोई समझौते के लिए और मेरी बहन को अपने साथ ले जाने के लिए आता रहा, लेकिन धमकियां देकर चला गया। वो शरीफों की तरह बात कर ही नहीं सकता। एक बार वो अपने बाप के साथ आया तो सेठ राजेश भी हमारे घर में मौजूद था। मेरे बाप ने इसे भी बातचीत में शामिल कर लिया। राजेश ने मेरी बहन की तरफदारी की तो मेरा बहनोई गुस्से में आ गया। झगड़ा बढ़ गया। मेरा बहनोई और उसका बाप उठकर चल पड़े। मेरे बहनोई ने राजेश को परे बुलाया और कुछ कहकर चला गया। राजेश ने हमें बताया कि मेरा बहनोई उसे कह गया है कि तुम्हारी जिंदगी के दिन थोड़े रह गए हैं, इस लड़की को लेकर कहीं दूर चले जाओ, यहाँ रहोगे तो जिंदा नहीं रह सकोगे। इससे पहले वो मेरी बहन को ये धमकी दे गया था कि तुमने जिसे दोस्त बना रखा है उसे मुझसे बचा नहीं सकोगी। कत्ल की रात तुम कहाँ थे? मैंने पूछा। मैं अपने एक दोस्त के घर था, उसने जवाब दिया और दोस्त का आता पता भी बता दिया। मैं इसी पर जोर देता रहा कि कातिल वही है। मुझे अभी लड़की के खामिन से बात करनी थी, लेकिन मैं अपना शक पूरी तरह रफ़े करना चाहता था। मेरे सवालों से तंग आकर उसने कहा, मैं आपको एक बात नहीं बताना चाहता था। आप पुलिस ऑफिसर हैं, आप पसंद नहीं करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजेश का मेरे घर में आना मुझे नापसंद नहीं था। मेरी और उसकी दोस्ती किसी और मकसद के तहत थी। उसने मुझसे वादे लेने शुरू कर दिए कि मैं उसकी ये बात पुलिस ऑफिसर की हैसियत से नहीं बल्कि एक हिंदुस्तानी की हैसियत से सुनूंगा। मैंने वादा किया कि इसकी बात का ताल्लुक कत्ल से ना हुआ तो मैं इसे राज रखूंगा। उसने जब बात शुरू की तो मुझे शक होने लगा, जैसे इसे मालूम ही नहीं कि मैं मुसलमान हूँ और वो थाने में बैठा है। मैंने दरअसल उस पर सवालों से हमले करके और उस पर कत्ल का इल्ज़ाम आयद करके उसकी अकल मार दी थी। वो अपने बचाव के लिए हाथ पांव मार रहा था। बहरहाल उसने जो बात की वो मैं आपको मुख्तसरन सुना देता हूँ। आप हिंदुस्तानी हैं, उसने कहा। आप अंग्रेज़ के मुलाजिम हैं, लेकिन आपकी दिली वफादारी उस हिंदुस्तान के साथ होगी जो आज़ाद मुल्क था। इस पर पहले मुसलमानों का कब्ज़ा रहा, फिर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया। ये आज़ाद देश है, इसे आज़ाद कराना आपका और हमारा फ़र्ज़ है। अब वक्त आ गया है कि हम हरकत में आएं और अपने मुल्क को आज़ाद कराएं। आपको मालूम है कि जापान ने बर्मा तक फतह हासिल कर ली है और हमारे वतन परस्त फौजी अफसरों ने अंग्रेज़ों की फ़ौज से भागकर और जापानियों के साथ मिलकर इंडियन नेशनल आर्मी बना ली है। सुभाष चंद्र बोस हमारे नेता हैं। सेठ राजेश इस खुफिया जमात का लीडर था जो यहाँ इंडियन नेशनल आर्मी के लिए काम कर रही है। हमारी वो नस्लें जो जंग अज़ीम दोयम के बाद पैदा हुई हैं, इन्हें मालूम नहीं होगा कि इंडियन नेशनल आर्मी क्या थी, इसलिए मैं ज़रा इसका तारुफ करा दूँ। जापान ने जंग अज़ीम के दूसरे साल हमला करके जावा, सुमात्रा, सिंगापुर और आज के तमाम तर इंडोनेशिया पर कब्जा करके उस पर यलगार की कि बर्मा पर भी काबिज हो गया। ये अंग्रेज़ों की बादशाही के इलाके थे, आगे हिंदुस्तान था। सुभाष चंद्र बोस बंगाली हिंदू था। उसने जापानियों से जाकर मुलाकात की और हिंदुस्तान के मुतालिक सौदेबाजी कर ली। एक स्कीम बनाई गई जिसके तहत उन हिंदुस्तानी अफवाज में जो बर्मा फ्रंट पर लड़ रही थीं प्रोपेगेंडा किया गया कि वो उधर से भागकर जापानियों के मोर्चों में आ जाएं और इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हो जाएं। हिंदुस्तानी फौजी जो जापानियों के पास जंगी कैदी थे, इनमें से भी इस आर्मी में शामिल कर लिए गए। बर्मा फ्रंट से हिंदुस्तानी फौजी भगोड़े होकर जापानियों के पास जाने लगे।
इन्हें वहाँ इंडियन नेशनल आर्मी, जिसे INA कहा जाता था, में शामिल किया जाने लगा। सुभाष चंद्र बोस इसका कमांडर इन चीफ था। चंद एक कैप्टन, जिनमें ढिल्लों और शाहनवाज काबिल जिक्र हैं, जनरल बन गए। जापानियों के साथ हिंदू लीडरों ने ये सौदेबाजी की थी कि जापान हिंदुस्तान पर फतह हासिल करके पूरा मुल्क हिंदुओं के हवाले कर देगा। INA में मुसलमान अफसर, ओहदेदार और जवान भी जा शामिल हुए थे। इन्हें कुछ अरसे बाद पता चला कि ये तो हिंदुओं की बल्कि कांग्रेस की स्कीम है, जिसके तहत तमाम तर हिंदुस्तान पर हिंदू राज कायम किया जाएगा। चुनांचे मुसलमान इनसे अलग होने लगे। INA कोई मामूली सी स्कीम नहीं थी। हिंदुस्तान में हर किसी की ज़बान पर INA का नाम था। अंग्रेज़ों की निगाहों में सुभाष चंद्र बोस मोस्ट वांटेड पर्सन था। हिंदुस्तान में INA के लिए ज़मीन हमवार करने के लिए ज़मीन तो उस काम होने लगा था। इस आर्मी का अंजाम ये हुआ कि जापान को शिकस्त हुई तो अंग्रेज़ों ने INA के खुद साख्ता जर्नलों को पकड़ लिया और इनके कोर्ट मार्शल हुए। सुभाष चंद्र बोस जापान में एक तैयारे के क्रैश में मारा गया। हिंदू बहुत अरसे तक कहते रहे कि सुभाष चंद्र बोस, जिसे वो नेताजी कहते थे, जिंदा है और हिंदुस्तान को आज़ाद कराने आएगा। ये वाज़ेह हो गया था कि INA हिंदुस्तान से मुसलमानों को ख़त्म करके पूरे मुल्क में हिंदू राज कायम करने के लिए बनाई गई थी। ये सिख जो मेरे थाने में बैठा था, इसी इंडियन नेशनल आर्मी की बात कर रहा था। उस वक्त बर्मा की जंग ज़ोरों पर थी। ये फ्रंट बहुत ही गर्म था और हिंदुस्तान में INA के खुफिया गिरोह सरगर्म थे। ये सिख इसी गिरोह का रुकन था। ये मेरा मुशाहिदा रहा है और अब भी है कि इनकलाब लाने वाले या देश को आज़ाद कराने वाले नौजवानों में अक्सरियत उनकी होती है जो जज्बाती होते हैं, अकल की बजाय जज्बात से रहनुमाई लेते हैं। ये सिख इसी कबील का जवान था। मैं INA की असल हकीकत से आगाह था। ये सिख मुझे एक राज दे रहा था। मैंने उसके जज्बात को सराहा और उसकी बातों का साथ देने लगा। वो और ज़्यादा दिलेर हो गया। मेरी हौसला अफजाई से वो पुरजोश तकरीर करने लगा। आप ये भी पेश नज़र रखें कि मार्च 1940 में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हो चुकी थी और उसके तहत कौम को दिए गए लाहे अमल को अमली जामा पहनाया जा रहा था। मुसलमान अब पाकिस्तान से कम कुछ भी कबूल करने पर आमादा नहीं थे। हिंदुओं ने उसी वक्त नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ महाज कायम कर लिया था और सरगर्म हो गए थे। मैं तस्लीम करता हूँ कि हिंदुस्तान में हिंदुओं के बाद अक्सरियत मुसलमानों की है, उसने कहा, लेकिन वो बहरहाल अक़लियत में हैं, इसलिए इन्हें हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से पर हुकूमत का हक नहीं दिया जा सकता। अलबत्ता वो एक बाइज़्ज़त अक़लियत समझे जाएंगे। हिंदुस्तान पर हुकूमत का हक सिर्फ हिंदुओं को हासिल है। तुम सिख हो? मैंने पूछा। तुम्हें क्या मिलेगा? एक सिख रियासत, उसने जवाब दिया। आज का सारा पंजाब, जिसमें रियासतें भी शामिल हैं, सिख रियासत बन जाएगी। हिंदू लीडरों के साथ सौदा तय हो चुका है। मैंने इससे मुसलमानों के मुतालिक पूछा तो उसने राजदारी से कहा, मुसलमानों को लगाम डाल के रखा जाएगा। हिंदू ये कोशिश अभी से कर रहे हैं कि मुसलमान हिंदू मज़हब कबूल कर लें, अगर ना करें तो यहाँ ग़ुलामों की तरह रहें। उन्होंने पाकिस्तान बनाने का जो इरादा किया है वो हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। अगर मुल्क की तकसीम तक नौबत आ भी गई तो हम मुसलमानों की कत्ल व गारतगरी करेंगे और पाकिस्तान को फ़ौजी ताकत से ख़त्म करेंगे। देश को तुम जैसे जोशीले जवान ही आज़ाद करा सकते हैं। मैंने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पुलिस में रहकर मैं तुम्हारी जमात की बहुत मदद कर सकता हूँ। तुम्हारी खुफिया सरगर्मियाँ क्या हैं? मुझे अपनी ज़रूरियात बताओ। हम INA के लिए ज़मीन हमवार कर रहे हैं, उसने जवाब दिया। हम यहाँ तक़सीबकारी करेंगे। बड़े बड़े अंग्रेज़ अफसरों और मुसलमानों के लीडरों को खुफिया तरीक़ों से कत्ल किया जाएगा। जब जापानी फ़ौज हिंदुस्तान पर हमला करेगी तो हम अंग्रेज़ों की फ़ौज की रेल गाड़ियाँ और उनके गोला बारूद वगैरह के गोदाम तबाह करेंगे। ये अब चंद दिनों की बात है। उसने मेरे जाल में आकर नहायत नाजुक राज बता दिए। यहाँ तक बता दिया कि उसने घर में क्या क्या असला रखा है। मैंने उसे सख्ती से कहा कि वो किसी और से इसका जिक्र ना करे और इसे यकीन दिलाया कि मैं उससे गाड़ियाँ तबाह करने के लिए डायनामाइट मुहैया करूँगा। वो जब थाने से निकला तो बहुत खुश था। अगले दिन देहात से सिख लड़की का खामिद आ गया।
मैंने लड़की के भाई के उस दोस्त को भी थाने बुला लिया जिसके मुतालिक उसने बताया था कि वो कत्ल की शाम उसके घर था। वो हिंदू था। उसने तस्दीक की कि ये सिख उसके घर था। मैंने सिख की तरह उस हिंदू को भी हमराज बनाकर दोस्त बना लिया। उसे भी डायनामाइट मुहैया करने का वादा किया। उसने सिख से भी ज़्यादा जोशीली बातें की। वो तो मुसलमानों को बहुत ही जल्द ख़त्म करने को बेकरार था। उसने एक और दोस्त की निशानदही की। मकतूल उनका लीडर था। मेरे पूछने पर उसने बताया कि वो जापानियों के बाकायदा जासूस नहीं हैं। इसे भी मैंने सख्ती से कहा कि वो किसी से जिक्र ना करे कि उसने मेरे साथ ये बातें की हैं, वरना मैं पकड़ा जाऊंगा और इनकी मदद करने वाला कोई नहीं रहेगा। वो भी सिख की तरह खुशी से फूला हुआ थाने से निकला। सिख लड़की के खामिन से पूछताछ शुरू की। उस्मान ये खबर ले आया था कि ये सिख कत्ल की शाम गांव से कहीं चला गया था और सुबह वापस आया था। मैंने उससे पूछा कि वो उस शाम कहाँ था। उसने जवाब दिया कि वो अपने घर में था। मैंने उसे लपेटे में लेना शुरू कर दिया। साफ पता चलता था कि वो कुछ छुपा रहा है। वो गांव से गैर हाजिर था। मैंने उसकी बीवी के मुतालिक बात की तो उसने बताया कि उसके यहाँ रुपए पैसे की कमी नहीं, बहुत जायदाद और अराजी है जो सोना उगलती है, महल जैसी हवेली है। लेकिन इस लड़की को गांव का माहौल पसंद नहीं था। ऐसा तो नहीं कि वो शहर में किसी और को पसंद करती हो। उसने मूँछों को ताव देकर कहा, मुझ में क्या कमी है कि वो किसी और को पसंद करे। मैंने उससे उन धमकियों का जिक्र किया जो उसने अपनी बीवी और मकतूल को दी थीं। उसने साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो तो अपनी बीवी को अपने घर लाने गया था मगर वो रजामंद ना हुई। मैंने बहुत तवील पूछगछ करके कहा, तुम गांव से गैर हाजिर थे, कहाँ गए थे? मैं जहाँ भी गया था, इससे आपका ताल्लुक़ क्या है? उसने रौब से पूछा। ताल्लुक़ यह है कि तुमने राजेश को कत्ल किया है। मैंने कहा, कहो तुमने ये वारदात नहीं की? कत्ल के बाद कहाँ रहे? तुम सुबह के वक्त गांव गए थे। तुमने सेठ राजेश से इंतकाम लिया है। तुम्हारी बीवी के साथ उसका दोस्ताना था। मैं आपको सच बताऊंगा, उसके रौब और दिलेरी पर पानी पड़ गया था। वो कुछ डर भी गया था। कहने लगा, मैंने कत्ल का इरादा ज़रूर किया था, लेकिन अपनी बीवी के कत्ल का। मेरी बेइज्जती का बायस तो ये औरत बनी थी। मैं उसे अगवा करके और उसे खूब ख्वार करके कत्ल कर देने और लाश गायब कर देने का इरादा किए हुए था। सेठ को कत्ल करने से मुझे क्या हासिल होता? जब तक ये साबित नहीं करोगे कि तुम उस रात शहर में नहीं आए थे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये मैं आपको बताने से डरता हूँ। उसने कहा, मैं शहर में नहीं आया था। कुछ झिझक कर उसने शहर के करीब के एक गांव का नाम लेकर कहा, कभी कभी वहाँ जुए की बाजी लगती है, हज़ारों रुपया इधर उधर हो जाता है। उसने जुआरियों के नाम भी बता दिए और कहा, मैंने रात वहाँ गुजारी थी। मैंने सिख को अलग बिठाया और उन जुआरियों को थाने बुलाने का इंतज़ाम किया जिनके नाम इस सिख ने बताए थे। इसकी बीवी से मिलना बहुत ज़रूरी था। मैं वर्दी उतार कर सिख ताजिर के घर चला गया। वर्दी उतार कर जाने का मतलब ये था कि मैं लड़की के साथ थानेदारी के रोब में नहीं, बेतकल्लुफ़ी से बात करना चाहता था। लड़की का बाप अपने काम पर चला गया था। उसका भाई घर मिल गया, तपाक से मिला। मैंने उससे ज़्यादा तपाक का मुजाहरा किया। उसके साथ देश की आज़ादी की बातें करके कहा कि मैं उसकी बहन से अलहदगी में मिलना चाहता हूँ। उसने मुझे उसके कमरे में दाखिल कर दिया। लड़की खूबसूरत थी। उसके बाल भूरे और खुले हुए थे। मैंने एक नज़र में ही पहचान लिया कि मकतूल की कमीज़ के बटन के साथ इसी लड़की का बाल था। वो उदास थी। आंखों से पता चलता था कि रोती रही है, लेकिन उसने अपने होठों को लिपस्टिक से महरूम नहीं रहने दिया था। गुलाब के इत्र का मुअम्मा कमरे में दाखिल होते ही हल हो गया। कमरा गुलाब की तेज़ खुशबू से महक रहा था। मैंने उसके साथ हमदर्दाना बातें की कि उसके ख़ानदान को मैं बाइज़्ज़त समझता हूँ। मुझे कातिल को पकड़ना है और उसे फांसी के तख्ते पर खड़ा करना है। मैंने उसे साफ अल्फाज में यकीन दिलाया कि उसके खिलाफ मुझे किसी किस्म का शक नहीं। मकतूल की मैंने बेहद तारीफ़ की, जिससे लड़की के चेहरे पर रौनक आ गई। तुम पर यह जुल्म किसने किया है कि इस वहशी सिख के साथ ब्याह दिया? मैंने कहा, मैं उसे देख चुका हूँ। वो मेरे थाने में बैठा है। वो तो इस काबिल भी नहीं कि इसे तुम्हारा नौकर रखा जाता। राजेश को उसी ने कत्ल किया है। उसने कहा, उसे फांसी चढ़ाएं तो मेरे दिल को सुकून मिलेगा।
میں نے چونکہ اس کے حسن کی تعریف کرتی تھی، اس لیے اس نے بالوں کو جھٹکے اور گردن کو خم دے دے کر مجھ پر اپنے حسن کا جادو چلانا شروع کر دیا۔ وہ واقعی شوباز لڑکی تھی۔ میں نے اس جادو کے اثر کو وقتی طور پر قبول کرتے ہوئے اس کے جذبات کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ راجیش کے ساتھ تمہاری ملاقاتیں کہاں ہوتی تھیں؟ اسی کمرے میں، اس نے جواب دیا۔ کبھی باہر بھی ملاقات ہو جاتی تھی؟ قتل کی رات بھی وہ تم سے ملا تھا؟ پہلے میرے باپ کے پاس بیٹھا رہا، اس نے جواب دیا، وہاں سے اٹھا تو میرے کمرے میں آ گیا۔ تمہارے بھائی یا باپ نے دیکھا تھا؟ نہیں، وہ شرما گئی اور بولی، کسی نے نہیں دیکھا۔ ہمارا گھر ایسا ہے کہ کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ یعنی وہ تم سے چوری چھپے ملا کرتا تھا؟ زیادہ تر ملاقاتیں ایسی ہی ہوتی تھیں، اس نے کہا اور ایک دروازے کی طرف اشارہ کر کے بتایا۔ وہ اس راستے سے جایا کرتا تھا، یہ پچھواڑے کو جاتا ہے۔ تمہارا بھائی گھر تھا؟ میں نے دیکھا نہیں۔ راجیش جب یہاں سے نکلا تو تم نے باہر دیکھا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اسے جاتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ دیکھا تھا، اس نے جواب دیا۔ گلی میں دور یا قریب تمہیں کوئی اور آدمی کھڑا یا اس کے پیچھے جاتا نظر آیا تھا؟ اس نے ذہن پر زور دے کر کہا۔ گلی کے موڑ تک میں اسے دروازے میں کھڑی دیکھتی رہی۔ وہ موڑ مڑا تو ایک آدھ منٹ بعد دو آدمی ادھر جاتے دکھائی دیے تھے۔ وہاں گلی کی بتی ہے، مجھے اچھی طرح یاد آ گیا ہے، وہ دو آدمی تھے۔ وہ سکھ تھے؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ ہندو یا مسلمان تھے؟ تمہیں بھائی نے مارا پیٹا کیوں تھا؟ میں نے پوچھا۔ کیا اسے تمہارے اور راجیش کے تعلقات پسند نہیں تھے؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ راجیش کو تو وہ بہت ہی پسند کرتا تھا، اس نے کبھی اعتراض نہیں کیا۔ مجھے مارا اس لیے تھا کہ میں باپو کے ساتھ غصے میں آ کر بہت ہی گستاخی سے بولی تھی۔ راجیش اور تمہارا بھائی جس خفیہ جماعت میں تھے، اس کے متعلق تمہیں کچھ معلوم ہے؟ آپ کو اس کے متعلق کیا معلوم ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں اس جماعت کا خفیہ ممبر ہوں، میں نے یہ تیر ہوا میں چلایا تھا۔ مجھے یقین سا تھا کہ اسے راجیش نے اپنی خفیہ سرگرمیوں سے آگاہ کیا ہوگا۔ وہ حیران سی ہوئی اور مسکرائی بھی، کہنے لگی، پھر تو آپ اپنے آدمی ہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اس جماعت کو ڈائنامائٹ اور اسلحہ دے رہا ہوں۔ میرا تیر نشانے پر لگا۔ اس نے کہا کہ راجیش مجھے جاسوسی کی ٹریننگ دے رہا تھا، وہ مجھے ایک جگہ لے جایا کرتا تھا، وہاں ایک آدمی مجھے بڑے افسروں سے راز حاصل کرنے کے طریقے بتایا کرتا تھا۔ اس نے وہ جگہ بھی بتا دی اور کچھ قیمتی راز بھی دے دیے۔ یہودیوں کی طرح ہندو بھی جاسوسی اور تخریب کاری کے لیے اپنی حسین لڑکیاں استعمال کرتے رہے ہیں اور اب پہلے سے زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان ان لڑکیوں سے محفوظ نہیں۔ اس لڑکی نے مجھے راز حاصل کرنے اور نظریاتی تخریب کاری کے چند ایک طریقے بتائے تھے جو اسے سکھائے جا رہے تھے۔ یہ بالکل وہی طریقے تھے جو آپ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی کہانیوں میں صلیبی لڑکیوں کے متعلق پڑھے ہوں گے۔ میں اسے یہ یقین دلا کر کہ میں اس کی جماعت کا ممبر ہوں اور یہ تاکید کر کے کہ اپنے کسی بھی آدمی سے میرا ذکر نہ کرے، وہاں سے تھانے چلا گیا۔ تھانے جا کر عثمان کو بتایا کہ میں نے کیا راز حاصل کیا ہے۔ اس نے اور میں نے CID کے وار اسٹاف کے لیے ایک رپورٹ تیار کی۔ وار اسٹاف CID کا شعبہ تھا جو جنگ کے دوران جاسوسوں کو پکڑنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس کا رابطہ ملٹری انٹیلیجنس کے ساتھ تھا۔ سکھ کی بیٹی، بیٹا اور مقتول اور ان کی خفیہ پارٹی کی سرگرمیاں صرف انگریزوں کے خلاف ہوتیں تو میں ان کے خلاف رپورٹ نہ کرتا، وہ تو مسلمانوں کے خلاف اور نظریہ پاکستان کے خلاف بھی بڑی خطرناک کارروائیاں کر رہے تھے۔ میں نے یہ رپورٹ اپنے ضلع کے ہیڈ کوارٹر کو اسی روز دستی بھیج دی۔ وہاں سے اسے وار اسٹاف کو جانا تھا۔ لڑکی کے خاوند کو تھانے میں بٹھائے رکھا۔ میرا اصل مسئلہ تو ابھی جوں کا توں پڑا تھا۔ کم و بیش 20 روز گزر چکے تھے، قاتل کا سراغ نہیں مل رہا تھا۔ مقتول ہندوؤں اور سکھوں کا لیڈر تھا۔ سرکردہ ہندوؤں نے میرے پاس آنا شروع کر دیا۔ وہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ کوئی سراغ ملا یا نہیں۔ خطرہ یہ تھا کہ ہندو میرے خلاف کوتاہی یا رشوت خوری کی رپورٹ کر سکتے تھے۔ وہ واردات بہت مشہور ہو گئی تھی، ہندی کے اخباروں نے اسے اہمیت دے کر شائع کیا تھا۔ وہ جواری آ گئے جن کے ساتھ لڑکی کے خاوند نے اپنے بیان کے مطابق جوا کھیلا تھا۔ میں نے ان سے الگ الگ تفتیش کی
انہوں نے ثابت کر دیا کہ سکھ اس شام ان کے پاس چلا گیا تھا اور وہ ساری رات جوا کھیلتے رہے تھے۔ سکھ مجھ سے اس لیے چھپا رہا تھا کہ جوئے بازی جرم تھا، وہ جوئے کے اڈے کی نشاندہی کرنے سے کترا رہا تھا۔ میں نے اس پر قتل کا الزام عائد کیا تو اس نے اصل بات بتا دی۔ جوئے کا یہ اڈا میرے لیے نیا تھا، یہ جواری بھی نئے تھے، پیشہ ور مجرم یا بدماش نہیں تھے، یہ سب روپے پیسے والے زمیندار تھے۔ اڈا چلانے والے البتہ پیشہ ور تھے۔ سکھ کو تفتیش سے خارج کر کے میرے دل کو بہت تکلیف ہوئی۔ میرے ہاتھ میں اب کچھ بھی نہیں رہ گیا تھا۔ یہ قتل بلا شک و شبہ انتقامی قتل تھا۔ اگر یہ رہزنی کی واردات ہوتی تو مقتول کی گھڑی، انگوٹھی اور جیب سے نقدی غائب ہوتی۔ رہزنوں کو قتل کی ضرورت صرف اس لیے پیش آئی کہ مقتول نے مزاحمت کی ہوتی، مگر اس کے کپڑوں اور جسم پر مزاحمت کے کوئی آثار نہیں تھے۔ اس کے علاوہ رہزن خنجر یا چاقو استعمال کیا کرتے تھے۔ قتل کا باعث بہرحال سکھ لڑکی تھی۔ لڑکی کی ملاقات کے فوراً بعد اس کا قتل ہو جانا بتاتا تھا کہ قاتل لڑکی کا بھائی، باپ یا خاوند ہے یا کوئی ایسا آدمی جو مقتول کا رقیب تھا۔ مقتول کی قمیض کے ساتھ لڑکی کا ایک بال اور لپسٹک ایک کہانی بیان کر رہی تھی۔ مجھے بھائی، باپ اور خاوند کو ہی مشتبہ رکھنا تھا۔ میں عثمان کے ساتھ اس مسئلے پر بحث کر رہا تھا۔ عثمان اپنی عادت کے مطابق مجھے کہہ رہا تھا کہ میں اسے اس لڑکی سے پوچھ گچھ کی اجازت دے دوں۔ میں اسے اجازت نہیں دے رہا تھا۔ میں اسے اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ دوسرا مشورہ یہ دے رہا تھا کہ تمام مشتبہ آدمیوں کو تھانے بلا کر دوسرا طریقہ اختیار کروں۔ میں تشدد کا قائل نہیں تھا۔ اس دوران لڑکی کا بھائی میرے پاس آتا رہا اور وہ مجھے اپنی خفیہ جماعت کا ممبر سمجھتا رہا۔ ڈاک آ گئی۔ چند ایک خطوط تھے جو عثمان نے ہی کھولے۔ ایک خبر پڑھ کر اس نے میرے آگے رکھا خط کو اور کہا، اس پر آپ یقین کریں گے؟ میں نے خط پڑھا۔ اردو میں لکھا تھا۔ نیچے کوئی نام نہیں تھا، اوپر کوئی مقام نہیں تھا۔ لفافے کی ٹکٹ پر جو مہر تھی وہ اتفاق سے صاف نہیں تھی۔ خط کے سارے الفاظ آج مجھے یاد نہیں رہے، جو کچھ لکھا تھا وہ یاد ہے۔ لکھا تھا، جناب عالی، السلام علیکم۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ مسلمان ہیں، اسی لیے ہم آپ کو یہ خط لکھ رہے ہیں تاکہ آپ تفتیش کی پریشانی سے محفوظ رہیں۔ سیٹھ راجیش کو ہم نے قتل کیا ہے۔ یہاں کے ہندو اور سکھ نوجوان لڑکوں نے ایک خفیہ پارٹی بنا رکھی ہے جو کانگریس کی ہائی کمان اور انڈین نیشنل آرمی کے نمائندوں کے احکامات پر عمل کرتی ہے۔ یہ لوگ ہندوستان میں ہندوؤں کی حکومت قائم کرنے کے لیے بڑے خطرناک منصوبے بنا رہے ہیں۔ ایک منصوبہ یہ ہے کہ جاپان کی فوج آ جائے گی تو مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا اور اس سے وہی مسلمان بچ سکے گا جو ہندو مذہب میں آ جائے گا۔ راجیش اس پارٹی کا لیڈر تھا۔ ہمیں ہندو لڑکوں نے دھمکیاں دینی شروع کر دی تھیں۔ اس کے جواب میں ہم نے بھی ایک خفیہ پارٹی بنا لی ہے۔ ہمارے منصوبے بھی ہندوؤں کی طرح خطرناک ہیں۔ مسلم لیگ نے پاکستان کو اپنا مقصد بنایا ہے، جس میں چند ایک صوبے شامل کر لیے گئے ہیں، لیکن ہم سارے ہندوستان کو پاکستان بنائیں گے۔ ہندوستان میں ہندو حکومت نہیں بننے دیں گے۔ ہم نے اپنے منصوبے پر عمل شروع کر دیا ہے۔ بسم اللہ سیٹھ راجیش سے کی ہے۔ مہاتما گاندھی اور پنڈت نہرو کی بھی باری آ جائے گی۔ ہم اپنے گروہ کو سارے ملک میں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہندوؤں اور سکھوں کے خلاف جلد ہی محاذ ختم ہو جائے۔ ہندوستان اسلامی ملک بنے گا۔ اس خط میں انہوں نے سیٹھ راجیش کے قتل کا یہ طریقہ لکھا کہ اس مسلمان گروہ کے دو نوجوان مقتول کا پیچھا کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اکثر سکھ تاجر کے گھر جاتا ہے۔ مندر کی میٹنگ کے بعد اس گروہ کے کسی ممبر نے اسے سکھ تاجر کے گھر کو جاتے دیکھ لیا اور جو نوجوان قتل کے لیے مقرر ہوئے تھے انہیں اطلاع دی۔ وہ گلی میں اس کا انتظار کرتے رہے۔ ان کے پاس گز بھر لمبی رسی تھی۔ مقتول سکھ لڑکی کے کمرے سے نکلا تو دونوں قاتل جو گلی کی نکڑ پر کھڑے تھے اس کے پیچھے چل پڑے۔ وہ اندھیری گلی میں پہنچا تو ایک نے اسے پیچھے سے دبوچ لیا، دوسرے نے تیزی سے اس کی گردن کے گرد رسی ڈالی اور رسی کو مروڑ کر پھندا تنگ کیا، پھر جھٹکے دیے۔ وہ مر گیا تو دونوں چلے گئے۔ یہ خط بوگس ہو سکتا تھا۔ اصل قاتل نے مجھے گمراہ کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا ہوگا، لیکن میرے پاس تصدیق پہلے آ چکی تھی۔ میں نے سکھ لڑکی سے پوچھا تھا کہ جب راجیش اس کے کمرے سے نکلا تو اس نے اسے گلی میں جاتے دیکھا تھا اور کیا اس نے کسی اور کو بھی گلی میں دیکھا تھا؟ لڑکی نے بتایا تھا کہ جب راجیش گلی کا موڑ مڑا تو اس نے دو آدمی اس کے پیچھے جاتے دیکھے تھے۔
वो सिख नहीं, मुसलमान या हिंदू थे, वो यही दो नौजवान हो सकते थे। मैं अभी सिख लड़की के बयान पर यकीन करने के लिए भी तैयार नहीं था। बहरहाल मुझे ये देखना था कि ये खत वाकई मुसलमान लड़की ने लिखा है। मैंने पहले भी राय दी है कि नौजवान जज्बाती होते हैं, अकल की बजाय जज्बात से काम लेते हैं। यह खत देखकर मुझे जहाँ बेहद खुशी हुई, वहाँ अफसोस भी हुआ। खुशी इसकी थी कि हिंदुस्तान में मुसलमान नौजवान बेदार थे और अपने वर्से को पहचानते थे। अफसोस इस पर हुआ कि इनका कोई लीडर नहीं था जो इन्हें खुफिया सरगर्मियों की ट्रेनिंग देता और इनके जज्बे को अकल से इस्तेमाल करता। अगर मुसलमान हिंदुओं की तरह ज़मीन दोस्त तंजीम चलाते तो हिंदुस्तान की तारीख मुख्तलिफ होती। इन दोनों नौजवानों को मुझे ख़त नहीं लिखना चाहिए था। उन्होंने अपना काम कर लिया था, खामोश रहते। ये इनकी खुशकिस्मती थी कि उन्होंने मुझे ख़त लिखा था। कोई और होता तो इसे तफ्तीश में शामिल करके इनकी तलाश शुरू कर देता। मैंने उस्मान से मशवरा करके ख़त अपनी जेब में डाल लिया। यह हमारा फैसला था कि इसे तफ्तीश के रिकॉर्ड में नहीं रखा जाएगा, लेकिन ख़त लिखने वालों से मिलना ज़रूरी समझा। एक तो मैं ये यकीन करना चाहता था कि सेठ राजेश के कातिल वही हैं, और दूसरा इरादा ये था कि इन्हें ये नसीहत करनी थी कि जज्बातियत से बचें। मेरे लिए कत्ल का ये केस पेचीदा बनता जा रहा था। मुझे अब वार स्टाफ का इंतज़ार था। मैं ये ख्वाब देख रहा था कि सीआईडी और मिलिट्री पुलिस आएगी और जहाँ जहाँ मैंने निशानदही की है वहाँ छापे मारेगी, असला बरामद होगा, कुछ हिंदू सिख पकड़े जाएंगे। इससे लोगों की तवज्जो उधर हो जाएगी और मैं कत्ल का केस किसी तरह गोल कर सकूंगा। मैंने उसी रोज़ सिख लड़की के भाई और उसके 2 हिंदू दोस्तों को बुलाया। उनके साथ खुफिया कामों की बातें की, इन्हें कुछ नसीहतें की और बताया कि मैंने जल्द ही कुछ असला और डायनामाइट दे रहा हूँ। इनसे कहा कि मुझे मालूम हुआ है कि उन्होंने यहाँ के पास मुसलमान लड़कों को धमकियाँ दी थीं। वो कौन थे? उन्होंने मुझे 3 लड़कों के नाम पते बताए जो इस कस्बे के रहने वाले थे। मैंने इन्हें नसीहत की कि वो किसी को धमकी न दें, क्योंकि इस तरह पकड़े जाने का खतरा है। वो अपने आप को मुगलिया खानदान का जानशीन समझते हैं। एक हिंदू नौजवान ने कहा, वो कहते हैं कि हिंदुस्तान मुसलमानों की जागीर है। मैंने इन पर यह जाहिर किया कि मैंने इन्हें थानेदार की हैसियत से नहीं, इनकी जमात के मेंबर की हैसियत से बुलाया है। ये नादान लड़के मेरे जाल में आ गए थे। मेरी उस्तादी के सामने इनकी वक़्त ही क्या थी। इन्हें रुखसत करके मैंने उस्मान से कहा कि इन 3 मुसलमान लड़कों को इसी तरह थाने ले आए कि किसी को पता न चले और इन्हें शक भी न हो। मैंने ये भी कहा कि इन्हें थाने की बजाय दूसरे रास्ते से मेरे घर ले आए। उस्मान ज़हीन एहसाई था। रात को तीनों को ले आया और मैंने घर पर मिला। इन्हें तसल्ली दी कि वो डरे नहीं। तीनों मेरे सामने चरपाई पर बैठे थे। उनके हाथ मुझे नज़र आ रहे थे। एक के हाथ की उल्टी तरफ 2 लंबी खराशें साफ दिखाई दे रही थीं। जख्म ठीक हो चुके थे, निशान बाकी थे। मैंने जेब से खत निकालकर इसे दिखाया और कहा, यह खत तुमने लिखा है? ये तुम्हारे साथी ने जो राजेश के कत्ल में तुम्हारे साथ था। उसका रंग लाश की तरह सफ़ेद हो गया, आंखें ठहर गईं। इसके हाथ पर खराशें मकतूल के नाखूनों की थीं। मैंने उसे हौसला दिया और कहा, डरो मत, साफ बता दो। अगर मैं तुम्हें गिरफ्तार करना चाहता तो अपने घर न बुलाता। बोलो, वरना मैं तुम्हारे बचाव के लिए कुछ नहीं कर सकूंगा। ये खत मैंने लिखा है। उसका एक साथी बोल पड़ा, कत्ल किसने किया था? मैंने, किसी नौजवान ने कहा। और तुमने इसे पीछे से दबोचा था? मैंने खराशों वाले से पूछा। उसने खौफजदगी के आलम में सर हिलाकर आहिस्ता से कहा, हाँ। उसने तुम्हारे हाथ पर नाखून मारे थे? मैंने पूछा और उसे तसल्ली देने के लिए कहा, मैं कह रहा हूँ, डरो मत। जी हाँ, उसने जवाब दिया। मैंने उसे पीछे से बाजुओं में जकड़ लिया था। उसका एक हाथ शायद आज़ाद रह गया था। उसने नाखूनों से छील दिया। मैंने उस्मान से माचिस लेकर खत उनके सामने जला डाला और उन्हें लंबा चौड़ा लेक्चर दिया, जिसका लुबे-लुबाब ये था कि किसी बड़े उम्र के आदमी को अपना लीडर बनाएं और महज जज्बात में आकर कोई कार्रवाई ना करें, और अगर कत्ल जैसा संगीन जुर्म कर बैठें तो उसे हजम करने की कोशिश करें। ज़बान से हिंदुओं पर धाक बिठाने की हमाकत ना करें, बल्कि इनके आगे झुके रहें, शोबाजी से गुरेज करें। मैंने ऐसी बहुत सी बातें कह सुनकर उन्हें रुखसत कर दिया। मुझे रूहानी सुकून महसूस हुआ। मैं बहुत देर तक उस्मान के साथ कौम की आज़ादी और हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के मुतालिक बातें करता रहा। इस काफिर के कत्ल का क्या बनेगा?
उस्मान ने पूछा और मेरी सोचों का रुख तब्दील हो गया। वार स्टाफ को रिपोर्ट भेजे 1 हफ्ता गुजर गया था। मैं परेशान होने लगा था कि CID ने कोई कार्रवाई ना की तो क्या होगा। रात को अचानक वो लोग आ गए। इस पार्टी में एक हिंदू ASI था, मिलिट्री इंटेलिजेंस का एक अंग्रेज लेफ्टिनेंट था और दीगर स्टाफ भी था, जिसका इंचार्ज बिहार का रहने वाला इंस्पेक्टर हामिद अली खान था। उसके साथ मेरी अच्छी राहो रस्म थी। ये पार्टी रात 10-11 बजे के दरमियान पहुंची और उसी वक्त छापे मारने के लिए तैयार हो गई। मैंने अपने कांस्टेबल तैयार कर लिए। 3 जगहों पर बैक वक्त छापा मारना था। रात 12 बजे के करीब सिख ताजिर के घर, मकबूल के घर और एक हिंदू जो सिख के बेटे का दोस्त था, उसके घर छापा मारा गया। तीनों छापे पूरी तरह कामयाब थे। मुझे अब याद नहीं रहा कि किसके घर से क्या बरामद हुआ था। मजमूई तौर पर हर घर से 2-2, 3-3 रिवॉल्वर, इनकी गोलियां, बर्छियों और खंजरों की बहुत बड़ी तादाद, देसी साख्त के दस्ती बम और मजीद बम बनाने के लिए सामान बरामद हुआ। सिख ताजिर और मकतूल के घर से कुछ खतूत भी मिले थे जो मैंने नहीं देखे। बहरहाल ठोस सबूत मिल गए। थाने में जिन्हें गिरफ्तार करके लाया गया, इनमें सिख ताजिर, इसका बेटा, इसकी बेटी और 3 हिंदू शामिल थे। मर्दों को मेरी हवालात में बंद कर दिया गया। अंग्रेज लेफ्टिनेंट को डाक बंगले में क़याम करना था। सिख लड़की को वो अपने साथ ले गया। मुझे ये डर महसूस होने लगा कि ये गोरा लड़की के चक्कर में आकर केस बर्बाद कर देगा। दूसरे दिन मेरा डर दूर हो गया। उसने लड़की को मेरी हिरासत में देकर कहा, बहुत खतरनाक गिरोह है। अगर आप इस लड़की की निशानदही ना करते तो ये बहुत बड़े नुकसान का बायस बन सकती थी। लड़की की हालत बता रही थी कि ये रात भर जागती रही है। इंस्पेक्टर हामिद अली खान मेरे घर में ठहरा था। उसने हिंदुओं के अज़ाइम के मुतालिक बातें शुरू कर दी और इस किस्म की राय दी कि ये लोग अगर अंग्रेज़ों के खिलाफ कुछ करें तो कोई बात नहीं, ये मुसलमानों का किला कमा करने की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, मैं इन्हें निकलने नहीं दूंगा। उसके ये जज्बात देखकर मैंने सेठ राजेश के कत्ल की असल हकीकत उसे बता दी। मैंने साफ बता दिया कि इसे मुसलमान नौजवानों ने कौमी जज्बे के तहत कत्ल किया है। मैंने इसे मदद के लिए कहा। उसने पहली बात ये कही कि मलिक साहब, इन लड़कों को गिरफ्तार न कर लेना। मैंने उससे मशवरा लिया और बहुत देर इसी मसले पर बातचीत करते रहे। मैंने इंस्पेक्टर हामिद अली खान से कहा कि वो ऐसे शोबे में है जिसका हर तरफ रौब और असरो रसूख है। वो कोशिश करके कत्ल का केस स्पेशल स्टाफ के हवाले करा दे और ऐसा तासुर पैदा करे कि मकतूल को इसकी खुफिया जमात के किसी आदमी ने इख्तिलाफात की बिना पर कत्ल किया है। 1.5-2 हफ्ते बाद ये मौजज़ा हुआ कि कत्ल का केस हेडक्वार्टर के स्पेशल स्टाफ ने ले लिया और मुझे एक स्पेशल ड्यूटी पर दिल्ली भेज दिया गया। पीछे उस्मान रह गया था। 2 माह बाद वो भी मुझसे आ मिला और हम दोनों एक और थाने में इकट्ठे रहे जहां उस्मान मारा गया था। 1946 में हिंदुओं ने अपने अज़ाइम की तकमील के लिए बिहार में मुसलमानों का कत्लेआम किया। इनके घरों को आग लगाई और मस्तूरात को जलीलो ख्वार किया। बड़ा ही जालिमाना कत्लेआम था। उस वक्त तक जंग ख़त्म हो चुकी थी। जापान हथियार डालकर तबाह हो चुका था। हिंदुओं के हिंदू राज के ख्वाब चकनाचूर हो गए थे। मुसलमान बेदार होकर जंग आज़ादी का आगाज़ कर चुके थे। हिंदुओं ने मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए कत्लेआम का तरीका इख्तियार किया। पहले गढ़ मक्तेश्वर में, फिर बिहार में मुसलमानों पर टूट पड़े। अगस्त 1947 के पहले हफ्ते में मैं दिल्ली में था। एक इंस्पेक्टर ने बताया कि इंस्पेक्टर हामिद अली खान, जो बिहार का रहने वाला था, अपने शहर में हिंदुओं के हमले की खबर सुनकर रिवॉल्वर लेकर बगैर इजाज़त चला गया। वहाँ की तबाही देखकर वो पागल हो गया। उसे जो हिंदू नजर आया उसने उसे रिवॉल्वर का निशाना बनाया। आखिर हिंदुओं ने उसे घेर कर शहीद कर दिया। सेठ राजेश के कत्ल का मुझे कुछ पता नहीं चल सका। न ये पता चला कि जो लोग तख्सीबी कार्रवाइयों में पकड़े गए थे उनका क्या बना।